तो बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, अब मतों की गिनती का काम जारी है। हम पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं। असम में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है, तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 47 पर आगे। कांग्रेस यहां पर ताल ठोक रही थी, बाकायदा एमएलएज या संभावित एमएलएज जो उम्मीदवार थे उन्हें जयपुर तो कभी छत्तीसगढ़ में क्वारंटीन और अलग से रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो सारी बातें हवा में उड़ती दिख रही हैं। और केरल में भी, जहां पर हर 5 साल में सत्ता का जो ये सूटकेस है वो हाथ बदलता रहता है, तो वहां लग रहा था कि यूडीएफ, कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन, इस बार सत्ता पर काबिज हो जाएगा। राहुल गांधी, जो उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, केरल से ही, केरल के वायनाड से जमकर प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन जो एलडीएफ है, वाम खेमे की अगुवाई वाला गठबंधन, दोगुनी सीट ले रहा है, फिर से सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। तो कांग्रेस के खाते में बुरी खबरें आ रही हैं हर जगह से। पुडुचेरी में भी उनकी सत्ता उनके हाथ से साफ फिसल गई है। लेकिन वापस अगर पश्चिम बंगाल पर आए तो बद्री बाबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तृणमूल ने क्या सही किया, बीजेपी से कहां चूक हो गई? दो बड़ी बातें अगर आप बताएं तो। संदीप जी, एक तो यह है कि ममता बनर्जी ने अपने इमेज में एक नया तत्व जोड़ा, और वो तत्व है एग्रेसिव प्लस सिंपैथी, यानी एग्रेसिव शेरनी लेकिन घायल। तो घायल शेरनी के लिए ज्यादा सिंपैथी होती है, भाई बड़ी लड़ाकी है लेकिन इसका पांव देखिए। तो एक दो तरह से ये वॉर किया उनके इस सिंबॉलिक इमेज ने लोगों को जोड़ने में, महिलाओं का जो उनके तरफ उभार हुआ, यानी। और दूसरा जो है, जो उन्होंने किया कि ये बीजेपी एक जो अगर यहाँ पर सत्ता बनाती में आती है तो बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल की जो अपनी जो वहाँ की सोसाइटी के अपने फीचर्स हैं, वो खत्म होंगे, वो खराब होंगे, हमारी फ्रीडम खत्म होगी। और ये वहाँ के मिडिल क्लास, भद्रलोक और नीचे के तबकों में बहुत पॉपुलर नोशन वहाँ था कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। एक तो दो मुझे लगता है कि उन्होंने अपील जो की कॉर्ड, लोगों के कॉर्ड को, वो इमोशन, एग्रेसिवनेस एंड सिंपैथी, 3 तत्वों से उन्होंने अपना सिंबल मेक किया, ठीक है, बनाया। दूसरा, बीजेपी ने क्या गलत की, देखिए बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, अगर आप देखें तो बहुत ही मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा है बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं, शायद कहीं चूक हुई बीजेपी को ये समझने में कि ये जो वहां की अपनी जो लोकेल है, हर सोसाइटी का अपना लोकेल होता है, उस लोकेल को अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में कितना लाना है और कितना बाहर की लैंग्वेज को ले आना है। यानी पूरा जो एक जय श्री राम वाला जो पूरा कैंपेन था, उसने काफी वहां काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि वहां बंगला मानुस की अपनी जो पिकुलियरिटी है, वो शायद थोड़ा अलग ढंग से नहीं, वहां पर अपनी एक सब नेशनलिज्म है, वहां पर राष्ट्रवाद नहीं, सब नेशनलिज्म है। वहां पर उनकी परंपराएं, रीति रिवाज है, वहां काली माँ, दुर्गा माँ की पूजा है, वो बिल्कुल अलहदा है जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, उसको थोड़ा और लाना चाहिए था। अगर बीजेपी उसको और अप्रोप्रिएट करती है अपने नैरेटिव में, वहां के लोकेल को, एक दुर्गा पूजा, वो सारा जो वहां के लोकल कल्चर है, तो खास करके जो बंगाली कल्चर है, वो बंगला कल्चर, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। ओम प्रकाश सिंह है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश सिंह, जो बद्री नारायण कह रहे हैं, भाई एक बात तो साफ हो गई, सत्ता की हैट्रिक मार रही हैं ममता। दीदी दादा पर भारी पड़ी, 2 मई दीदी गई नहीं, 2 मई बीजेपी की हवा निकल गई वाला खेल हो गया है। देखिए, अभी तक नतीजे आखिरी आने तक, आपने भी अपने चैनल में भी कहा कार्यक्रम के शुरू में कि अभी नतीजे बाकी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कई एक प्रदेशों में आपका मेरे से अनुभव भी बहुत ज्यादा रहा है कि आखिरी समय में कम मार्जिन में ही हो। हमें विश्वास है कि हम जो लक्ष्य लेकर चले थे, बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, गणतंत्र की अभी भी उम्मीद बताए बैठे हैं, एकदम उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। नहीं, अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, शरद पवार बधाई दे रहे हैं, यहाँ तो जीत की बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओम प्रकाश सिंह, अगर बड़े भाई, अगर देखिए, अगर वो जीतेंगी तो भारतीय जनता पार्टी जैसा दल अपने देश में दूसरा नहीं है। बड़े हृदय करके उनको बधाई देंगे। हम लोकतंत्र, जनादेश का सम्मान हमेशा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे लोग बधाई दे रहे हैं और कम से कम ईवीएम को अब कोई दोष नहीं दे रहा।
महादेव सौगंध अगर बीजेपी का ही बढ़त होता तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो खैर हम निराश नहीं है, हमने प्रयास किया, बहुत बेहतर रूप में किया, और ये हम जरूर मानेंगे कि 3 से चले थे और हमारा दायरा 200 नहीं, जो बद्री नारायण कह रहे हैं कि जो ये जय श्री राम जो ये मुद्दे उठाए ना, और आप भी मूलतः बंगाली नहीं है, वहां जाकर बसे हैं ओम प्रकाश सिंह, तो जो ये पूर्वांचल से बिहार से जो लोग हिंदी भाषी लोग जो बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के जो अब नागरिक हैं, वहां ज्यादा गूंज रही क्या जो ये बाहरी और बंगाली वाला खेल में क्या तृणमूल बीजेपी को फंसाने में कामयाब रही? नहीं, देखिए चीजों को समझना ये होगा कि ये आपने सही कहा, हमारी 4-5 पुश्तें यहाँ खप गई, गल गई। मैं यहाँ जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ हावड़ा में, यहीं पढ़ाई लिखाई की, MA BEd LLB सारी शिक्षा दीक्षा राजनीतिक समझ सब कुछ है। हम बाहरी हो जाते हैं और रोहिंग्या जो न इनका भाषा से मतलब है न संस्कृति से मतलब है, वो भीतरी हो जाते हैं, उन्हें सिंपैथी ग्राउंड पर ममता रहने देती है। तो देखिए चुनावी हार जीत अलग होगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं रखती, हमें देश बचाना है, संस्कार बनाना, और हम इसमें कामयाब होंगे, हमें ये विश्वास है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं बाहरी हो गया? मुझे बंगला बहुत अच्छा आता है, मैं बंगला पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, और यहाँ की राजनीति और बंगला भाषी समाज में हमें बहुत इज्जत थी। ये मुद्दा नहीं है, दिक्कत है ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से भारी पड़ रही है। आने वाले दौर में आपके चैनल पे डिबेट होगा कि क्या हिंदू मुसलमान तो बीजेपी भी करती है ना, तो सॉफ्ट हिंदुत्व जो ममता ने किया, अपना गोत्र भी बताया, और जो हिजाब पहनने वाली मंदिर जाने लगी, वो सॉफ्ट हिंदुत्व ये केजरीवाल ने भी किया था दिल्ली में भी ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला था। तो वही काम कर दिया क्या केजरीवाल वाला काम मोदी ममता ने बंगाल में कर दिया क्या? नहीं, बड़े भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने लगभग 12 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार दिए बंगाल में, हम तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं। हाँ, ममता बनर्जी जी ने जय श्री राम गाली लगता था, और बाद में वो जय श्री राम कर रही हैं, अगर चंडी पाठ पढ़ रही हैं, तो हमें लगता है हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे लिए उपलब्धि। आप इसे उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन मैंने दिल्ली का उदाहरण इसलिए दिया राजेश बादल, क्योंकि दिल्ली चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह माना था कि हमारा ओवर्टली नेगेटिव कैंपेन हमारे लिए नुकसानदेह हो गया। क्या यही बात किसी हद तक पश्चिम बंगाल में भी लागू हो रही है? बिल्कुल लागू हो रही है, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल था और दिल्ली के जो चुनाव हुए थे जिन परिस्थितियों में, उसमें तो कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह सफाया हो जाएगा। आपको माने या ना माने, मगर भारत का जो मतदाता है अब इतना जागरूक हो गया है। नहीं, इसे आप सफाया कैसे कहेंगे? 3 सीटों से 82 आ जाए तो कमाल का परफॉर्मेंस कहा जाएगा बीजेपी के लिए। मैं दिल्ली के संदर्भ में अच्छा, दिल्ली के संदर्भ में वहां जितने, क्योंकि वहां तो साफ ही हुआ था ना, हाँ, तो उसकी तुलना में वहां मैं बंगाल से कर रहा हूं। बंगाल में जो इनका कैंपेन था, पहले दिन से आखिरी दिन तक नकारात्मक कैंपेन था। नकारात्मक कैसे था? उससे महिला वर्ग को, आधी आबादी को इन्होंने नाराज किया। मैंने अभी, हम लोगों ने पिछले चर्चा में भी कहा कि महिलाएं इस बार ममता बनर्जी पर जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हुए, उससे वो बहुत ही आहत हुई, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि हर राज्य की अपनी, आपने भी कहा था कि उपराष्ट्रीयता होती है। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है, उस संस्कृति में आप देखिए यही हाल गुजरात के साथ भी है। गुजरात का एक अपना एक अलग उपराष्ट्रीयता है, महाराष्ट्र की अपनी उपराष्ट्रीयता है, उत्तर प्रदेश का एक अपना चरित्र है, तमिलनाडु का अपना एक चरित्र है। तो उस चरित्र के खिलाफ अगर आप जाकर के प्रचार करेंगे तो ये ठीक नहीं होता। एक मेडिसिन अनुपात में ही बीमार की देह पर सूट करती है। जो प्रचार किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो उस दवा के अनुपात में कई गुना अधिक डोज दिया जा रहा था। तो जो बिहार का तरीका या उत्तर प्रदेश की जो शैली हो सकती है, गुजरात की जो शैली हो सकती है, वो बंगाल की शैली नहीं हो सकती है। बंगाल, इस मामले में बंगाल का मतदाता हमेशा से बहुत ही जागरूक रहा है। और जो कांग्रेस के पास असम में गड़बड़ हुई है कि उनके पास असम में कोई ऐसा चेहरा नहीं था, वही गड़बड़ बंगाल में भी हुई है। बंगाल में वही गड़बड़ हुई है। और अगर आप सिलसिलेवार 8 चरण का ये मतदान था राजेश, और बीजेपी को ये था, पहले चरण में 46 सीट थी कि जी हम 37 जीत रहे हैं, मैं वो सारे आंकड़े देख रहा था। दरअसल ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में तृणमूल ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है बीजेपी के मुकाबले, जहां पर पूरा दांव खेल रही थी बीजेपी। नहीं, अब अभी तो देखिए, अभी आंकड़े जो आ रहे हैं
बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस होगा जब ये पता लगेगा कि सुंदरवन इलाके में, जहां की भारतीय जनता पार्टी बड़ा अपने आप को मजबूत मान रही थी, जंगल उस महाल की इलाका है, पूरा का जंगल पूरा महल टीएमसी है। ने साफ कर दिया। बिल्कुल। ट्राइबल इलाका जो है, उत्तर बंगाल में तो वो बीजेपी ऐसे बल्ले बल्ले कर रही थी जैसे उसने जीत हासिल कर ली है। तो उत्तर बंगाल है, सुंदरवन है, जंगल महल है, ये 3 इलाकों के जब आंकड़े आएंगे तब शायद हमें लगता है कि हमें और मदद मिल जाएगी कि ये नकारात्मक, उसका भी हम करेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे। लेकिन अनुराधा, देखिए 4M की बात मैं करना चाहूंगा। एक मोदी, दूसरा ममता, तीसरा महिला और चौथा मुसलमान। पहले हम ममता बनाम मोदी की बात करते हैं। इस लड़ाई में दीदी दादा पर हावी भारी साबित हुई है। क्या इसकी एक बड़ी वजह ये, देखिए नरेंद्र मोदी की अपनी ट्रैक्शन है और ममता बनर्जी वहां पर 10 साल से काबिज हैं। तो ये फैक्ट कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 18 सीटें दिलाई पश्चिम बंगाल ने, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, क्या ये चीज दीदी को 20 होने में फायदा कर गई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मुकाबले? देखिए संदीप, इसको सबसे पहले ये लेना होगा कि जो चुनाव लड़ रही थी, जो लीडरशिप चुनाव लड़ रही थी, वो दिल्ली की लीडरशिप थी। वो लोकल लीडरशिप सेकंड रंग पर थी। चाहे उनके शुभेंदु हो, अधिकारी हो, चाहे उनके दिलीप घोष हो, वो जितने भी लोग थे वो सेकंड लेवल पे थे। क्योंकि जो चुनाव लड़ते हुए दिख रहे थे वो अमित शाह दिख रहे थे, नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, जेपी नड्डा दिख रहे थे, इस तरीके के सारे इनके बीजेपी के दिग्गज लोग दिख रहे थे। उसके खिलाफ में कौन खड़ी थी? तो ये सारे दिल्ली वाले लोग दिख रहे थे। और जो एक सामने में खड़ा था वो एक महिला थी जो कि वहां की थी, जिसने कि 10 साल वहां पर सरकार दी है। तो ऐसी चीज जो थी वो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। और ऊपर से वो जख्मी जो उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया, एक्सीडेंट बताया बीजेपी वालों ने, वो एक्सीडेंट था नहीं था वो तो अब बात पुरानी हो गई, लेकिन व्हील चेयर पर प्लास्टर बांधे हुए घूमे ममता, तो वो एक इमोशनल कॉर्ड भी स्ट्राइक करने में कामयाब रही क्या? बिल्कुल इमोशनल कॉर्ड। क्यों? एक तो महिला होने के नाते ममता बनर्जी के साथ बंगाल की महिलाओं का खास करके एक अलग तरीके का जुड़ाव है। दूसरी चीज वो घायल महिला। तीसरी चीज कि उसके साथ में एक एम फैक्टर डेफिनेटली काम किया है, वो है वहां के मुसलमानों का फैक्टर। क्या था कि जो दूसरी लेफ्ट पार्टी है या कांग्रेस है, उसने इस बार का वोट कंसोलिडेशन हुआ है टीएमसी के फेवर में। इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? सबको इनफैक्ट माइनॉरिटीज का या मुसलमानों का ये बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा था कि इस बार दीदी को जिताना है, मोदी को हराना है। ये और यही वजह है, इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं जो और एक और एम फैक्टर है। मैं एक सेकंड आप उस एम फैक्टर पर भी आते हैं अनुराधा, लेकिन जो आप बात कह रही थी कि वो आन ब्लॉक मुसलमानों ने वोट किया है तृणमूल को, मुसलमान वाम खेमे को भी वोट करते थे और कांग्रेस को भी, कांग्रेस को खास मालदा मुर्शिदाबाद इलाके में हम देखें तो, पर वाम खेमे और कांग्रेस के गठबंधन 2 सीटों पर अटका हुआ है। तो क्या दरअसल ये जो इनका वोट बैंक था कांग्रेस और वाम खेमे का, जिस पर बीजेपी की निगाह थी कि वो हमारे पास आ जाएगा, वाम खेमा और कांग्रेस साफ होते हैं, वो चला गया है तृणमूल के पास? क्या आंकड़े ये भी कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है, वो तो आंकड़े आने के बाद पता चलेगा संदीप। लेकिन एक चीज और है, और वो है कि मुझे लगता है क्योंकि ये मर्यादित इलेक्शन नहीं था, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। जब राम की आप बात करते हैं तो राम के साथ मर्यादा की बहुत बात होती है, और मर्यादा कहीं ना कहीं मर्यादा की जो मर्यादा थी वो नीचे आई है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। रही बात लेफ्ट, कांग्रेस के पास तो कोई वोट था ही नहीं। कांग्रेस का तो इनफैक्ट जो वोट था वो भी क्लियर कट टीएमसी के पास गया, और लेफ्ट का भी, क्योंकि उनको लोग वोट कटवा की तरह से देख रहे थे। नहीं, वो बातें बड़ी चल रही थी ना कि वाम अब राम हो गया है, वाम राम नहीं हुआ। वाम, देखिए नेशनल इलेक्शन होता तो शायद वो वाम राम हो जाता, हाँ, या हुआ भी होगा, हाँ, है, लेकिन लोकल इलेक्शन में वो नहीं हुआ है।
तो मतलब मोटी मोटी तस्वीर ये कि बेटर हाफ जो है, जो आधी आबादी, वो अगर बराबर बराबर भी बट गई तो 25% बीजेपी के खाते में, 25% तृणमूल के, और सारे के सारे जो मुस्लिम मतदाता हैं 28% उसमें से महिलाएं घटा दो तो 12-13% ये वोट बैंक जुड़कर एक लीथल कॉम्बिनेशन हो गया कि तृणमूल को प्रोपेल कर दिया 208 के आंकड़े पर। अनुराधा, बिल्कुल, और ये ऐसा वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा वोट बैंक बन जाता है कि जिसके बेसिस पर कोई भी पार्टी कहीं से कहीं पहुंच सकती है। हाँ। तो ये बात समझाने में ममता या टीएमसी हावी हो गई इस बात को अपने वोटर्स तक पहुंचाने में कि ये अपना वोट बर्बाद मत करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। रास बिहारी, आप ये जो 4M का जो कॉम्बिनेशन जिस तरह से काम किया है, इसके अलावा कुछ आप अपने विश्लेषण में जोड़ना चाहेंगे जो इन आंकड़ों में आप देख पाते हैं? देखिए, मैं 7वें और 8वें चरण में मुर्शिदाबाद और मालदा में सीट घूमा, तो बीरभूम की सीट घूमा, तो मैंने वहां जो देखा कि कुछ जगह ये चर्चा थी कि कांग्रेस के पोस्टर तो लगे थे, बैनर लगे थे, लेकिन चुनाव वाले दिन कांग्रेस का कोई बूथ जगह नहीं बने। जैसे टीएमसी के बूथ बने थे, टीएमसी के टेंट लगे हुए थे, टीएमसी कार्यकर्ता बैठे थे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे थे, बैनर पोस्टर जरूर दिखाई दे रहे थे। तो उस समय ये बात सामने आ रही थी। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि कांग्रेस का और लेफ्ट का पूरा वोट टीएमसी को जा रहा है। और वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल जो सीटें थी, खास तौर पे कि जो डोमजूर का सीट थी, या जो गोपालगढ़ की ऐसे नवग्राम की जो सीट थी, बहुत सारी जगह मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी की तरफ गया। तो ये वोटर ने मन बनाया रास बिहारी, आपने ये पाया, या दरअसल कोई आपसी कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हो गई तृणमूल और वाम खेमे कांग्रेस के बीच कि भाई तृणमूल को वोट लेने दो और हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं? नहीं, ये तो शुरुआत से ही था। कांग्रेस के नेता भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इसलिए नहीं बंगाल जा रहे हैं कि कहीं वो जो तृणमूल को वोट मिलता है वो कहीं कांग्रेस को ना फायदा हो। नहीं, पर अगर आप 28 फरवरी की देखें, एक मिनट रास बिहारी बाबू, 28 फरवरी को ब्रिगेड ग्राउंड पर जो रैली हुई थी कांग्रेस और वाम खेमे की, उतनी बड़ी रैली ना तो तृणमूल कर पाई और ना ही बीजेपी कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी उतने लोग नहीं आए जो 28 फरवरी की रैली में आए थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए संदीप जी, आप बात बहुत सही आपने बात कही है कि जो ब्रिगेड रैली थी संयुक्त मोर्चा की, वो वास्तव में सबसे बड़ी रैली थी। और कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि अगर बंगाल में बंगाल में भी कुछ ऐसे कम्युनिस्टों का ऐसा कैडर है, लेफ्ट के ऐसे लोग हैं जो हर घर में एक ना एक आदमी मिलेगा। हाँ। वहां के लोग मीडिया में भी चर्चा थी कि ये मान रहे थे कि लेफ्ट जब भी रैली करता है, रैली के मामले में लेफ्ट हमेशा सफल रहता है। पर वो वोटों में तब्दील होता नहीं दिखा। मैं वही जानना चाह रहा हूं, ये बदलाव कैसे हुआ? लेकिन ये जो जैसे खास तौर पर चंडी तला की सीट है जहां सलीम मोहम्मद लड़े थे, वहां भी बुरी हालत है। और खास तौर पे जो हार्बर डायमंड जो है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे सांसद है, वहां पर आईएसएफ के कैंडिडेट खड़े थे। वो मान के चल रहे थे कि मुस्लिमों का वोट खींचेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन कहीं भी मतलब ज्यादातर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, क्योंकि 100 से 125 ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम बहुत हार जीत का फैसला करते हैं। और मुझे लगता है कि जो माहौल भी दिखाई दे रहा था, और जिसको देखिए कुछ ना कुछ फायदा तो बीजेपी को हुआ है। 3 से 83 सीट हो रही है, 80 सीट बढ़ रही है। नहीं, सीटें तो बढ़ी है बीजेपी की। लेकिन बद्री बाबू, जो मैं सवाल, जो मेरी दिलचस्पी है, क्या ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं और वाम खेमे कांग्रेस का सिर्फ 2 तक सिमट जाना, कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई है, या आने वाले वक्त के लिए ये राजनीति का ऊंट करवट ले रहा है? क्या खास विपक्ष की लामबंदी के तौर पर मैं देखूं, अब क्या एक नेचुरल चेहरा विपक्ष का
बनकर उभरती दिखेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, शरद पवार हो, संजय राउत हो, ये सब इस बात को पुश कर रहे हैं कि हाँ जी, एक बड़ा विपक्ष का चेहरा धुरी क्या बन सकती है अब ममता बनर्जी। ये सब एक संदेश देने के में सब सफल रहे कि मोदी के खिलाफ सब एकजुट हो जाएं। हालांकि कई ऐसी पार्टियां थी जो वहां पे नहीं थी, लेकिन वो भी ममता बनर्जी का समर्थन क्या कर रही थी। अब बहुत सारे नेता वहां पे नेता समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि केवल 20 लोकसभा में केवल अब 20 सीट, 22 सीट जीती थी, अब 2 सीट उनकी और कम हो गई लोकसभा में। क्या 20 सीट वाली ममता बनर्जी विपक्ष का और मोदी के सामने चुनौती बन सकती है? लेकिन देखिए, दिक्कत कांग्रेस और लेफ्ट में भी है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गए और उनकी लड़ाई अब लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई अब वो केरल के बीच में है। क्या केरल की लड़ाई के बीच में कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ मोदी के खिलाफ आएंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष में बजाय एकजुटता के और विखंडन का समय आने वाला है। नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था चुनावी प्रचार के दौरान ही, और यही सवाल मैंने बद्री बाबू सीताराम येचुरी से पूछा था। तो सीता ने कहा कि अरे भाई पिनराई तो लगातार कह रहे हैं कि साथ आ जाओ केरल में भी, पर वो बात बन नहीं पाई। बिल्कुल। तो क्या ये भी होता देख सकते हैं हम केरल में, चाहे वो अलग अलग लड़े हों? मैं वही ये इन विधानसभा के बाद 2024 तक का पॉलिटिकल सिनारियो का आकलन चाह रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने कि मुझे ये लगता है कि 2024 तक आते आते अगर बीजेपी इसी तरह से एक मेगा पार्टी के रूप में इमर्ज करती गई, बंगाल का केस छोड़ दीजिए, शायद आगे के स्टेट्स में बहुत अच्छा करती गई, और ये कोरोना वगैरह से बहुत अगर लॉस नहीं हुआ उनको, तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ी नैरेटिव के रूप में, पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में रहेगी। तो उसका काउंटर जो अपोजिशन है वो अलग अलग होके नहीं कर सकता, उनको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन आना पड़ेगा तो ममता बनर्जी उसका चेहरा नहीं होंगी, ममता बनर्जी एक चेहरा होंगी। मैं कहता हूँ एक इंद्रधनुष जो रेनबो होगा। हाँ। और उसमें कई लीडर्स होंगे, ये रीजनल फोर्सेस, रीजनल जो लीडर्स हैं, ये सब मिल करके एक रीजन बेस्ड नैरेटिव खड़ा करेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपोजिशन पॉलिटिक्स की धुरी रहेगी। और मुझे लगता है ये जो आपका सवाल था कि ये अंडरस्टैंडिंग भीतर से थी क्या, कि जो कांग्रेस और लेफ्ट का वोट है वो गया है टीएमसी की तरफ, एकदम सही है। ये अंडरस्टैंडिंग वोटर्स के लेवल पे थी, पार्टी के लेवल पर हो या ना हो, लेकिन वोटर्स के लेवल पर थी। एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले अनुराधा, वो एक कहावत है ना, बड़ी मशहूर कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। ये जो रुझान आ रहे हैं ये अब ऑलमोस्ट कॉन्क्रेटाइज हो गए हैं, नतीजों में यही तब्दील होने वाला है। ये देश आगे क्या सोचेगा उसके संकेत दे रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, इसको कोई अभी डिनाई नहीं कर सकता कि कांग्रेस इररेलेवेंट होती चली जा रही है। आप रेलेवेंट रहेंगे तभी तो आप ओपोजिशन की धुरी बनेंगे। हाँ। अगर आप रेलेवेंट ही नहीं है तो आप ओपोजिशन की धुरी कैसे बनेंगे? और ये चीज कांग्रेस को उसकी लीडरशिप को समझना पड़ेगा। आप बोलते रहे कि हम ये रहे हैं, हम वो रहे हैं, आप बड़े अपनी मूंछों पर ताव देते रहिए, पर अल्टीमेटली जनता आपको उस वक्त में रेलेवेंट मान रही है कि नहीं मान रही है? और मुझे नहीं लगता है। तृणमूल के बड़े नेताओं, उनके सांसदों से भी जो बातचीत की, जब ये रुझान आ रहे हैं, तो यही मैंने सवाल पूछा, क्या दादा बनाम दीदी जो विधानसभा में हुआ 2024 के लोकसभा में भी हो सकता है क्या? तो वो सब ताल ठोक रहे हैं कि हाँ दीदी क्यों नहीं चेहरा बन सकती, विपक्ष की धुरी क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। देखिए, ये तो बात जो है ये तो अभी 2024 की बात है। 2024 आते आते क्या माहौल बनता है इसकी बात है। राजनीति में बहुत जल्दी चीजें और सिचुएशंस बदल जाती हैं। लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दीदी एक बहुत बड़े जगरनॉट के सामने खड़ी हो गई और उसके कारण ऑपोजिशन को
जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि ऑपोजिशन को, पूरे देश के ऑपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आज पूरा देश ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहा है, तो सबसे बड़ा ये ऑक्सीजन का सिलेंडर जो मिला है वो दीदी के रूप में ऑपोजिशन को मिला है। बिल्कुल, अगर हम इस तस्वीर को पलट दें जो आज हम दिखा रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर बीजेपी जीत रही होती तो सिनारियो ही बिल्कुल अलग हो गया होता और सवाल बिल्कुल अलग, नैरेटिव बिल्कुल अलग हो चुके होते। बिल्कुल, और ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उसके सबसे बड़े नेता जो हैं वो केरल चले गए, और वहां केरल में स्थिति देखिए क्या हुई है कांग्रेस। केरल भी, असम भी। असम में ताल तो ये ठोकी जा रही थी ना कि अरे भाई एमएलए जयपुर जा रहे हैं, कभी रायपुर जा रहे हैं कि जी हम तो जीत गए, बहुत अच्छा लड़े हैं, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, पर नतीजा सबके सामने मुझे तो मैं तो केरल में, चलिए असम में तो ये था कि क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल की बड़ी जबरदस्त जोड़ी है और साथ में बीजेपी के पूरा सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, पैसे से सब कुछ था, मैं वहां पे तो फिर भी मान सकती हूँ। लेकिन केरल में वहां तो हमेशा एक सरकार जो हमेशा बदलती रही है और बड़े बुरे वक्त से केरल कोविड से गुजरा है। उसके बाद राहुल गांधी तो थे ही, साथ साथ उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी वहां के हैं, वेणुगोपाल। तो मतलब पूरी पार्टी का जो जोर था वो केरल के ऊपर था। कांग्रेस को जैसे देश को ऑक्सीजन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।